नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध और मनोरंजक लघु कथा निमंत्रण। तो आइए सुनते हैं निमंत्रण। कहानी सुनने से पहले आपसे एक अनुरोध करूँगी कि अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताज़ी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज। ऐसा ताक मारा है कि चारों खाने चित। सारे घर का न्योता, हाँ सारे घर का। वह बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज तो अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की तरह अब भी धोखा ना हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूंछ ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारी करनी हो कर लो। सोना, अरे वह तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़ी खोदती रहूंगी। मगर यह बताओ, निमंत्रण तो पूरे घर भर का है ना? मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ न समझ में आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना वैसे भी सबके बस की बात नहीं है, मगर उनकी भी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे? बताओ, क्या समझी? इस समय मैं बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बता दो। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुर्दापुर की रानी 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे यह निर्णय लेना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेंकूराम शास्त्री और मोटेराम शास्त्री आदि सब इतने आदमी तो घर में ही हैं। तब बाहर के ब्राह्मणों को कौन खोजने जाए? सोना, यह तो 6 ही हुए और 7वां कौन? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल मेरे लिए ले आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो, दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे कठिन अवसरों पर ही तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है और मूर्ख अपने भाग्य को रोता रहता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावे को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, फिर मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है तुम्हें? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज आएगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मज़ा आएगा। मोटे, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा, इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उतार कर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख दूंगी, है ना? मोटे,
तो क्या तुम्हारे बिछुए पर ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं इन बिछुओं को न उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फली पाँव हो गया है। क्यों, कैसे सूझी? पंडिताई ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखा। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। लेकिन तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। मेरा नाम कोई न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदलने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं है। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम तो मुझे ही करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद करके रख लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। छेदी राम के पिता का नाम है पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब अच्छी तरह याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामांकन? अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, अरे यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, ओह मैं तो भूल ही गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर भी तुम एक नाम नहीं याद रख सकते? छी छी छी, बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद है, तुम्हें एक भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे, लेकिन पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मित्रता थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद पर होने में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वह तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटका कर कहा, कैसे बात करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित समय ही कुछ बदल गया है, या फिर यूं कह ले कि ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से बोला, कोई न कोई बात तो अवश्य है मित्र, नहीं तो यह बालक क्यों यहाँ जमा है? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। अरे लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना कौन इनको पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही इस बात का पता लगेगा। फेकूराम सबसे छोटा लड़का था। उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटूराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह तो सारा भंडा ही फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता रहता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे सिर पर क्यों लेता? वह बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर लें तो इस पर भी कहते हैं हम हरदम खेलते रहते हैं। यह कहते हुए उसने रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले से लगा लिया।
और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते रहो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आ जाते हो, सुन लिया होगा कहीं से किसी का नाम, जा बाहर जाकर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन ही मन दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो ही गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। वह फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर कभी परीक्षा ले लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा तब मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? हैं, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेंकू। फेंकू, बता तो दिया, उस समय कहते थे कि पढ़ना नहीं आता। मोटे, अरे हमें भी तो बता दो। फेंकू, सेतुराम पाठक। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, अरे हमें भी कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम होगा पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों के कपड़े पहनने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर के बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले गए थे, पर कुतूहलवश अभी भी द्वार पर दूब के खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह ज्ञात हो गया कि कहीं न कहीं निमंत्रण अवश्य है, पर कौन है, कहाँ है, कौन कौन से लोग आमंत्रित है, यह ज्ञात न हुआ। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और पूछे, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। वह तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए हुए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट! चिंतामणि मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग बढ़ाना दुभर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए दुल की चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रति क्षण अंतर बढ़ता जाता था, लेकिन पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़ियाघर से भागकर आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम की धोती ढीली हो जाने के कारण वह उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेंकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ है न्योता? फेंकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंता, अरे हाँ दूंगा, बता। फेंकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेंकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ न कुछ भीड़ भाड़ तो अवश्य होगी, पता चल ही जाएगा। यह निश्चय कर वे लौटे। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम ही न लेते थे। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं? मोटे,
तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। पंडित, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम तो बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ, राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा है। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का मुझे विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो अपनी मूछें उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आओ। चिंता, पहले अपने पंडिताइन से तो पूछाओ। मोटे यह भयंकर व्यंग न सह सके, चट उठकर बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे बिगड़कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या है, जितना कहो उतना ही रट दें। मोटे, अरे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध अब शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा था, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विश्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक जजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब इसे कैसे इनकार किया जा सकता है। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को इमरती, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय ताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती थी। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई है। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह सब पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली। उनमें से एक, जो अन्य 2 जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। वे अपना हाथ छुड़ाकर जो भागे कि फिर पीछे मुड़कर कभी न देखा। पंडित चिंतामणि ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम के कदम न रुके। चिंता, अजी भागे क्यों, ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, मैं हार गया। चिंता, अरे अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करनी चाहिए। फंकी की तैयारी है ना? सोना, टफंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझती मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है। जल्दी जाने से अपमान होता है। जजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब से जाया करते हैं, जिससे जजमान समझे कि पंडित जी को सूझे ही नहीं, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजें, इस प्रकार जानने में जो मान महत्व है वह मरभूखों की तरह चले जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला दी है ना। सोना,
उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने एक एक पैसे का चबेना मंगवा दिया है, सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते ही नहीं, मारपीट हो रही है ऊपर। मोटे राम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला ऐसी बेला में चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हो गई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना ही नहीं जाता था। मोटे, रोने ही देती थी? रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि भूख खुल जाती थी। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही है, और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखा और कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण ना आते तो मैं कथा सुनने चला गया होता था, मुझे बिल्कुल याद न था। अच्छा चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय और तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौबीदार तकिया लगाए हुए तख्त पर बैठी थी और 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को कहाँ से पकड़ लाए? मोटे, क्या करता, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित जी ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो जो बालक मिला उसे पकड़ कर लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी बड़ी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदी, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। बेनीराम, मेरे पिता का नाम मंगरू ओझा। अगलू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है जी? अलगू को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न ही यह सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सा हवास भी गायब हो गया। फेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए हैं। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या, अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटू राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कौसे है? अलगू राम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है ना सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सारा मंगवा लिया है, सब खराब हो जाएगा, ये लड़के क्या खा पाएंगे। मोटे, सरकार इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वह अकेला 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब पत्तलें पड़ गई और भंडारी चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गई। आए दिन उन्हें निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उठ रही थीं, घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थ से तो कभी पेट नहीं भर सकता, मानो खा जाऊं, फिर भी खाने को जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और क्या पदार्थ खाते होंगे? इससे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती है। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जमता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ कौन दूसरा है
जिससे लाग डांट करूं? लड़के दो दो पत्तलों में चैं बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे और मैं उन्हें ललकारूंगा, तब मज़ा है। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल तो मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कह दूं तो बुरा तो न मानेंगी। जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत ही खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की कमी नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी न देखे थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला दूं। बड़े विद्वान और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा कोई नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया था, अभी सुधी आई। रानी जी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देरी होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, तो मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है? उन्हें बुलाने को क्यों जा रहे हो जी? मोटे, अरे कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटे, सो जाएं तो सोने दो, अच्छा है, और भी भूख खुल जाएगी, बाद में मैं जगा लूँगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो शनीचर है। मोटे, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है, यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या नहीं है। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने लिखा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख लेता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट कर एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बहुत सावधानी से खाता है। उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से क्या जाता? अगर वे उसे साथ ले जाते, अगर वे उन्हें साथ ले जाते तो क्या रानी उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी, अब थालों में इमरतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली इमरतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल, मेवों से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ, वहाँ यह बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। इमरती देवी बोली, तुम दिल क्यों छोटा करते हो जी? पितृपक्ष तो आ रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किस अभागे का मुंह देखकर उठा था? लाओ तो जरा पत्रा, देखो कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर वह चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा, दुष्ट, भोजन करके अब मुझे यहाँ बखान करने आया है। इमरती देवी ने पूछा,
कौन है? इतनी रात को क्यों जगावत है? मोटे, हम हैं हम, गाली न दो। इमरती, अरे दूर मुझो से, तय कौन? कहते हैं हम हैं हम, को जाने तय कौन है? मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, हम हैं तुम्हारे देवर। इमरती, अरे दूर, तोरे मुंह में आग लागे, तोर लहास उठे, हमार देवत बनत है दाढ़ीजार। मोटे, अरे हम हैं मोटे शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है। इमरती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो बोलते क्यों नहीं थे? जब इतनी गालियां खा ली तो बोला, क्या है? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ, रानी साहब ने उन्हें याद किया है। इमरती, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी? मोटे, अरे अभी भोजन कहाँ हुआ है? जब मैंने इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब वो मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मेरे मोटर पर ले आओ। किधर हैं? क्या सो गए क्या? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी मैं आता था चलकर मोटेराम के चरणों में गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने भी कुसंगत विचार उठ रहे थे वह सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम उनके पास जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों न ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे जजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटे, अजी यहाँ बरसों की तपस्या है। भंडारे का भंडारा साफ कर दे और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूर की बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंता, हाँ, यह कौन सी बड़ी बात हुई? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर जा बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी यह भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग न जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया है, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा ज़्यादा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था दो गेंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम हाँफते हुए बोले, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंता, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है? मोटेराम, अरे जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे, मैं न कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी नहीं। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुनी। भवन में पहुंचे। रानी साहिबा बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लगाती कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आकर खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे तू बाल केशव। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार के इस दास चिंतामणि को निमंत्रण करके इतना अनुग्रहित किया, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्र जिह्वा के द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है? वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंता, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? वह तो मेरा शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार।
विद्वानों को नर्म होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता ही है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशील नहीं है। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं करता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हांफते हुए वहां आ पहुंचे, और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। मोटे, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जग तारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे, रिपुदल संहारिणी, मैं इनके द्वार का दास हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बढ़े हुए। चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो उन्हें कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटकर बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे हैं। चिंता, भंडारी जी, तुम पड़ोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होई सब आई जाई, घबराए का नहीं होत। तुम्हारे सिवाय और कोई जीवैया नहीं बैठा है। मोटे, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का तो स्वाद ले लो। चिंता, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ, पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे? चिंता, मैं जाता हूँ भीतर से एक सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा देता हूँ, व्यर्थ देर करोगे तुम। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। रावण की चौपाइयों का पाठ होने लगा। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। उलटी पुलटी लंका कपिजारी, कूद पड़ा सब सिंधु मझारी। जहीं पर जा कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता को प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आया। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का जाप करना आरंभ कर दिया। राम भज राम रे भज राम रे मन। इतने ऊंचे स्वर में उन्होंने जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को अपना स्वर और भी ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गए। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधि उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू का थाल गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अकचका कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया?
यह रोज बंधा रहता है, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता, सरकार, आचार्यों ने इस विषय में। मोटे, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। सोना, भाग्य फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपत्ति फट पड़ी। चिंता, सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटे, अब आज्ञा हो तो चले? रानी, हाँ और क्या, मुझे बहुत दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टॉमी। भंडारी, यह पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता सोना से, छाती फट जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे हुए थे, बस चलता तो कुत्तों का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो कोई दोष नहीं परत, इन्हें काहे नहीं खावत देत कोई। चिंता, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया, जीभे नहीं खुलत है। चिंता, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं, ऐसे पदार्थ अब और कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनुष्यई निकल गई, घर में ही गर्जे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे भूखे क्यों मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंको, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंको, बहुत सी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो मैं बात पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो 1 मिठाई कम मिलेगी, समझ गए ना? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंता, हाँ नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा, मेरे क्रोध को अभी तुम जानते नहीं, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेक्यूराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई न पाओगे। चिंता, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दे बेटा। मोटे, चिंतामणि, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे अधीन आ गए हैं, वह नहीं बताता, आए बड़े वहाँ के खैरख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ई सब पवारा से का मतलब, तुमका धर्म परे मिठाई देव, न धर्म परे न देव, ई का कि बाप के नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकुराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं भाई। मोटे, हम अब कभी इस द्वार पर नहीं आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो चिंतामणि को एक पटकन दूं? मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चले, अब भूल कर भी यहाँ न आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। मोटे, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करो। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सुहाती कर रहे हो कि एकाध पत्तल मिल जाए।
मगर यहाँ हम मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े और मैं छोटा, अब और क्या कहूँ? तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर की ओर चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुलाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेंकवा नाम बताए देता। काहे रे, अपने बाप के नाम बताए देते? फेंको और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटे, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे एक को विद्या काम न आई और तो बाजी मार ले गया। मोटे, मैं तो जानता हूँ कि रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमका पहचान गई है। इधर ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 अंगुलियां घी में डूबी हुई थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई थी। अपनी स्त्री को भी वेश बदल कर लाते उसे लज्जा ना आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझे उड़ाने चला था। मैंने भी कहा कि बच्चा तुम्हें भी ऐसे शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद रखोगे, इसीलिए टॉमी को बुला लिया था। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है, सरकार की बुद्धि धन्य है। धन्यवाद।